प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एकांकी मकड़ी के जाला के अध्ययन की शुरुआत करते हैं और इसी संदर्भ में सर्वप्रथम हम इसके एकांकीकार श्री जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने कि इस एकांकी को लिखा है, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। जगदीश चंद्र माथुर एक जाने माने हस्ताक्षर हैं हिंदी नाटक और हिंदी एकांकी के क्षेत्र में। तो इस दृष्टि से भी इनके बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अतः हम इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को खुर्जा नामक स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नामक स्थान में पड़ता है, जिले में पड़ता है। और इनका देहांत 14 मई 1978 को हो गया था। कोई बहुत लंबी आयु इन्होंने नहीं पाई थी, फिर भी इन्होंने बहुत कुछ काम हिंदी के क्षेत्र में किया। अब आते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा पर। इनकी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में हुई और उसके पश्चात उच्च शिक्षा इनकी यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में हुई। यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद। और उसके पश्चात प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की। 1939 में आपने अंग्रेजी में एमए कर लिया। उसके पश्चात लंबे समय तक इनको बेरोजगार नहीं रहना पड़ा और 1941 में ये इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए। तो इंडियन सिविल सर्विसेज में चुना जाना ये दर्शाता है कि ये काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिसे हम सामान्य भाषा कहते हैं होशियार, या आजकल इसके लिए इंटेलिजेंट शब्द का प्रयोग करते हैं लोग। तो ये एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व के मालिक थे। तो जब 1941 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया, तो उसके पश्चात इनकी राजकीय सेवाएं प्रारंभ हो गई। और इस दौरान ये 6 वर्ष बिहार राज्य के शासन में शिक्षा सचिव रहे। बिहार राज्य के शासन में शिक्षा सचिव रहे। एक काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है, अर्थात ये शिक्षा के जो क्षेत्र में भी काफ़ी जुड़े रहे। इसके पश्चात 1955 से लेकर के 1962 तक आप आकाशवाणी के महासंचालक भी रहे। आकाशवाणी कोई राज्य स्तरीय आकाशवाणी केंद्र नहीं, बल्कि दिल्ली केंद्र सरकार की आकाशवाणी में महासंचालक रहे। 1963-64 के कुछ अरसे तक आप उत्तर बिहार में तिरहुत नामक जो जिला है या जगह है, उसके कमिश्नर रहे। तो आप सेवा में रहते हुए कमिश्नर भी रहे। और इसी दौरान 1963 में आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अमेरिका भी चले गए। तो वहाँ लगभग आपने साल भर रुके होंगे या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा रुके होंगे। और वहाँ से जब विजिटिंग प्रोफेसर का कार्य वहाँ से समाप्त किया,
या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो समाप्त हुआ तो उसके बाद वापस भारत आ गए और सरकारी सेवा में रहते हुए विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1971 में आपको भारत सरकार में हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी उसके विकास में, उत्थान में जो है हिंदी सलाहकार का पद बहुत अधिक मायने रखता है। और इस सरकारी इतने महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए भी, इस तरह के सरकारी पद पे रहते हुए भी आपने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। यही कारण था कि आपने भारतीय इतिहास और संस्कृति लेके चलते हैं तो पुराने वाली की तरफ जाते हैं, तो उसको वर्तमान संदर्भों में व्याख्यायित करने का प्रयास ये लगातार सतत रूप से करते रहे। तो ये तो था इनका कार्यक्षेत्र राजकीय सेवा में, मान लीजिए। अब आते हैं इनके साहित्यिक परिचय पर, या इनका साहित्यिक रचना संसार क्या रहा। लगभग पढ़ते समय ही आपकी रुचि साहित्य में हो गई थी और 1930 में सर्वप्रथम आपके 3 छोटे नाटक आपने लिखे और वो पत्रिकाओं में भी छपे। अपने कॉलेज में तो खेले गए, इसके अलावा पत्रिकाओं में भी छपे। तो ये तो थी इनकी प्रारंभिक कथा रचना क्षेत्र में। अब आते हैं कि इन्होंने किस किस तरह की रचनाएं की। इन्होंने कहानियां भी लिखी है, ऐसी बात नहीं है नहीं लिखी होगी, लेकिन मूलतः ये एकांकी और नाटक के क्षेत्र में ही कार्यरत रहे, सक्रिय रहे। इनकी प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी 1936 में लिखी गई थी, जो कि म्योर हॉस्टल इलाहाबाद में अभिनीत की गई थी। इसको उस वहाँ के मंच पर खेला गया था और बाद में यह एकांकी सरस्वती नामक पत्रिका में भी छपी थी। तो सरस्वती के बारे में चूँकि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो जानते होंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संचालित ये पत्रिका अपने समय की महानतम पत्रिकाओं में शामिल होती है, और अपने समय की नहीं, आज तक की महानतम पत्रिकाओं में भी शामिल होते हैं। और ऐसा माना जा सकता है कि वर्तमान हिंदी का जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो इस पत्रिका की ही देन है। इसके अलावा इनके नाटकों में प्रमुखतः कोणार्क, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, कुंवर सिंह, ये भी लगभग वही पृष्ठभूमि है। इसके अलावा शारदिया, फिर चौथा नाटक था इनका पहला राजा, और एक 5वां नाटक था इनका दशरथ नंदन। प्रमुखतः ये 5 नाटक इनके माने जाते हैं। कौन कौन से? कोणार्क, कुंवर सिंह, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन। तो नाटक लिखने के अलावा आपने इस समय के दौरान में वीर अभिमन्यु नामक नाटक में अभिनय भी किया था। तो अभिनेता के तौर पे भी हम इनको जान सकते हैं। फिर आते हैं इनके एकांकियों में। इनके 3 एकांकी संग्रह प्रमुख रूप से रहे। रीढ़ की हड्डी, दूसरा भौर का तारा और तीसरा ओ मेरे सपने। तो इनमें से जो 2 एकांकी संग्रह हैं, इनमें कुल मिलाकर के 10 एकांकियां इनकी संग्रहित रही। एकांकियां इनकी खूब हैं और सबका नाम लिया जाना यहाँ उचित भी नहीं होगा।
फिर भी हम कुछ एकांकियों के नाम ले सकते हैं, जैसे ओ मेरे सपने, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना, इत्यादि इत्यादि। और इसके अलावा इन्होंने एक समीक्षा ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम परंपराशील नाट्य है। परंपराशील नाट्य में इन्होंने साहित्यिक समीक्षा की है और यह 1968 में लिखा गया था। अब कुछ एकांकियों का हम इतिहास क्रम जान लेते हैं, कुछ रचनाओं का हम इतिहास क्रम भी जान लेते हैं। भोर का तारा, जैसे मैंने आपको मेरी बांसुरी 1936 में बताया था, और इनके प्रारंभिक जो नाटक पढ़ते समय लिखे गए थे वो 1930 में लिखे गए थे। और इसके अलावा भोर का तारा जो है वो 1946 में लिखा गया। कोणार्क जो है 1950 में लिखा गया। इसी के साथ ओ मेरे सपने जो हैं वो भी 1950 में ही लिखा गया। शारदिया जो है 1959 में लिखी गई। 10 तस्वीरें 1962 में लिखी गई। पहला राजा 1970 में इनकी रचना जो थी वो आई। जिन्होंने जीना सीखा वो 1972 में आई। इसी बीच इन्होंने एक समीक्षा ग्रंथ जिसे मैंने कहा परंपराशील नाट्य, वो भी 1968 में आ गया। कुछ कहानियाँ, कुछ उपन्यास भी आपके हैं, उनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। कभी अवसर मिला तो इनकी चर्चा भी मैं कर लूँगा। अब आते हैं इनके लिखे साहित्य की विशेषताएं क्या क्या रही, उसी के आधार पर हम जानेंगे कि जो एकांकी मकड़ी का जाला हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, क्या उनमें इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं या नहीं है। तो हम कह सकते हैं इनकी रचनाओं को जानने के बाद कि इनकी प्रारंभिक जो रचनाएं थी उनमें कौतूहल और प्रेमाकुलता काफ़ी मात्रा में मिलती है। कौतूहल भी मिलता है और प्रेम के प्रति जो आकुलता होती है वो भी इनकी रचनाओं में मिल जाती है। दूसरी जो विशेषता इनके मिलती है, भावुकता या भाव प्रवणता इनकी एकांकियों में और नाटकों में हमको मिल जाती है। भोर का तारा इसका एक जीता जागता उदाहरण हम मान सकते हैं, जिसमें भावुकता भरपूर है। आप ये नहीं कह सकते कि नाटक में भावुकता कहाँ नहीं है। तीसरी जो विशेषता है वो है समसामयिकता के इनके जो अनुभव थे उनको ये संस्कृति के माध्यम से प्रमाणित करने की कोशिश अपने एकांकियों में, अपने नाटकों में करते हैं। देखिए ये एक खासियत है इनकी। अन्य लेखकों ने भी कोशिश की है, इन्होंने भी की है। इसको एक दूसरे रूप में, अगले बिंदु के रूप में जो बाद में देखेंगे वहाँ देखेंगे। चौथी जो परंपरा इनकी है, इनकी जो चौथी जो विशेषता है, ये परंपरा को माध्यम व संदर्भ के रूप में प्रयोग करने की कला में माहिर थे। ये जो एकांकियाँ लिखते थे, नाटक लिखते थे, या इन्होंने जो उपन्यास लिखे या इन्होंने जो कहानियाँ लिखी, उनमें जो भारतीय परंपरा थी उस परंपरा को इन्होंने माध्यम बनाया, उसको संदर्भ के रूप में काम में लिया। इससे क्या हुआ, उनकी प्रामाणिकता बढ़ गई। हमारी संस्कृति की भी प्रामाणिकता बढ़ी और इनकी रचनाओं की भी प्रामाणिकता बढ़ गई। इसके साथ साथ इन्होंने समाज के भीतर समय के अनुसार जो रिश्ते बदल रहे थे और मानवीय संबंधों में भी परिवर्तन आ रहा था,
उनको भी अपनी एकांकियों और अपने नाटकों में या अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। रीढ़ की हड्डी नामक जो एकांकी है वो इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। छठी जो विशेषता हम ले सकते हैं वो इनकी कोशिश कहा जा सकता है। पूरी सफलता मिली हो ऐसा हम नहीं कह सकते। ये समस्या को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर उसे देखने का प्रयास करते हैं, अर्थात पूरे परिप्रेक्ष्य में इसको लागू करना चाहते हैं बड़े संदर्भों में। परंतु इनकी एकांकियों का जो समस्याएं लेते हैं, उन एकांकियों में या नाटकों में इन्होंने जो समस्याएं ली, उनका परिवृत्त इतना छोटा है, वो समस्याएं कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कारण से इन्होंने जो समस्याएं उठाई वो व्यापक सत्य का आधार नहीं बन सकी, वो व्यापक सत्य का आधार नहीं बन सकी। इसको हम काशियत में कमी में ले सकते हैं। अब एक और विशेषता है कि ये चूंकि छायावाद काल में हुए थे तो इन पर भी या इनकी रचनाओं पर भी छायावादिता का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। इन पर छायावाद का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। यदि हम इसको देखना चाहें तो भोर का तारा से लेकर के पहला राजा तक इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सब पर छायावाद का प्रभाव दृष्टिगोचर हो जाता है। लेकिन अगली विशेषता जो मैं कहूँगा वो है छायावादिता का प्रभाव होने के बाद भी आपकी रचनाओं में यथार्थ के प्रति गहरी संशक्ति मिलती है। आपकी रचनाओं में यथार्थ के प्रति गहरी संशक्ति मिलती है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी विशेषताएं हैं, पत्रों के संदर्भ में भी ले सकते हैं या नाटक की अभिनयशीलता के संदर्भ में ले सकते हैं। वो है कि इन्होंने अपने एकांकियों और नाटकों में बहुत सी जगह जो तथाकथित तौर पर जो लोग सभ्यता का आवरण ओढ़े हुए हैं उन पर एक भयंकर व्यंग्य किया गया है, अर्थात व्यंग्य करके उनके पाखंडों को सामने लाने की कोशिश इनके नाटकों में, इनकी एकांकियों में हमको मिल जाती है। अभिनयशीलता इनकी एकांकियों की एक खासियत रही है। जब हम ये कहते हैं कि हिंदी नाटकों, हिंदी एकांकियों के एक तरह से मान लीजिए वाहक रहे हैं ये, इन्होंने ही रेडियो पे काम करते समय, आकाशवाणी में काम करते समय हिंदी के जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, सुमित्रा नंदन पंत इत्यादि, रामधारी सिंह दिनकर इत्यादि, नवीन इत्यादि, उन सब को इन्होंने भारत के साहित्य में जो जागृति लाई जानी थी उस एक आंदोलन के साथ जोड़ते हुए आकाशवाणी के साथ भी जोड़ा और एक आंदोलन के रूप में इसको आगे लाए। तो ऐसे व्यक्ति को हम ये कहें कि वो जो रचनाएं लिख रहा है या रचनाएं कर रहा है उनमें अभिनयशीलता नहीं होगी, खासतौर से नाटक और एकांकी में, तो ये कैसे संभव है? तो इनके नाटक और एकांकियां ऐसी है जिन पर अभिनय बड़ी आसानी से मंच पर किया जा सकता है। इसके अलावा यथार्थवाद, ऊपर भी मैंने बताया कि यथार्थवाद से भी ये अछूते नहीं रहे। छायावाद से प्रभावित थे लेकिन फिर भी इनकी कहानियों में प्रेमचंद इत्यादि के प्रभाव से यथार्थवाद भी दिखाई देता है। अब आते हैं इनके पात्रों में क्या विशेषता थी।
इन्होंने जो भी पात्र हमको एकांकियों में दिए, नाटकों में दिए, उन सब का व्यक्तित्व पूरी तरह स्वतंत्र नजर आता है, अर्थात वो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के मालिक रहे हैं। और स्वतंत्र व्यक्तित्व के मालिक होने के साथ साथ एक और विशेषता भी इस इनके रचनाओं में जो हम कह सकते हैं, या पात्रों के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं, वो है कि इन्होंने जो पात्र हमारे सामने रखे उन सब की चारित्रिक विशेषताएं पूरी तरह से स्पष्ट थी। अस्पष्ट चरित्रों का उपयोग इन्होंने अपने एकांकियों, अपने नाटकों में नहीं किया। और अंत में अपनी इस वार्ता को खत्म करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने कथा वस्तु के चयन में इतिहास और जीवन की नवीन समस्याएं, अर्थात इतिहास को मान लीजिए और आधुनिक जीवन को मान लीजिए, उन दोनों के बीच में जो समस्याएं आई, उन समस्याओं के बीच में से किया है। तो ये भी हम मान सकते हैं कि उन्होंने प्राचीन काल और आधुनिक काल को समन्वित करने का प्रयास भी अपने एकांकी और नाटकों में किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी साहित्य में नाटक और एकांकी के रूप में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, और हम इनके योगदान को किसी भी तरह से भूल नहीं सकते। यदि मेरी इस व्याख्यान को एमए के विद्यार्थी सुन रहे हों तो उनके निबंध नामक एक पेपर होता है, उसमें आप मेरे प्रिय निबंधकार या मेरे प्रिय साहित्यकार के लिए यदि आप लिखना चाहें, मेरे प्रिय साहित्यकार, तो आप इन जानकारियों की जो है आधार पर अपने निबंध को लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पूरा प्रश्न मेरे प्रिय साहित्यकार का आता है। अब मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वापस आता हूँ कि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी इस पे जो प्रश्न बनता है उसको, इस व्याख्यान को सुने, अपनी इस बातचीत को सुने और इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। प्रश्न क्या बनता है कि जगदीश चंद्र माथुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। ये भी खाली ही पूछा जा सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन रचनाओं की खासियत पर प्रकाश डालिए। तो आप इनको हल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।